हेलो एंड वेलकम क्लास। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के नीट के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं। तो क्या करेंगे, हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमने इससे पहले के पार्ट लाइव क्लास में सॉल्व कर दिया था। आई होप आप लोग वो वीडियो देखोगे। एंड अब हम उसके आगे के पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर नीट क्वेश्चंस। एंड क्वेश्चन है, द पावर रेडिएटेड फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी इज P। जो ब्लैक बॉडी पावर रेडिएट कर रही है उसकी वैल्यू है P एंड इट रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नॉट। और मैक्सिमम एनर्जी की वेवलेंथ है लैम्डा नॉट इफ द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज नाउ चेंज्ड सो दैट it radiates maximum energy at wavelength 3/4 lambda naught. The power radiated by it become NP. Find the value of N. Okay, तो क्वेश्चन में कह रखा है कि एक ब्लैक बॉडी है जिसकी पावर P है एंड किसी टेम्परेचर पे वो लैम्डा नॉट वेवलेंथ की मैक्सिमम एनर्जी निकाल रही है। अगर उसकी वेवलेंथ लैम्डा नॉट से 3/4 लैम्डा नॉट में चेंज हो जाती है तो पावर की वैल्यू होती है NP। इस N की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। अब हमें देखना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कैसे कैसे रिलेशन फाइंड करेंगे एंड करेक्ट आंसर क्या होगा। तो हम को ये चीज ध्यान रखी, पावर डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा की पावर 4 के। हम इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ते हैं एंड हम कहते हैं कि इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा की पावर 4 के एंड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पावर के। सो पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है लैम्डा रेज टू द पावर 4 के। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, तो सिंपली आपको वैल्यूज डालनी है एंड दोनों को कंपेयर करना है कि जब P है तब मान लेते कोई कांस्टेंट A हो गया प्रोपोर्शनल हटाते ही, डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट की पावर 4 हो गई। ओके, एंड जब NP है तब कांस्टेंट A है एंड लैम्डा की वैल्यू है 3/4 की पावर 4 लैम्डा नॉट की पावर 4। इन दोनों को का रेशो, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इन दोनों के रेशो से आप N की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो N की वैल्यू कैलकुलेट करें एंड बताएं कि करेक्ट आंसर क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है, 3/4, 4/3, 81/256 या 256 डिवाइडेड बाय 81। तो इनका रेशो हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पर ये चीज इरेज कर देती हूँ। ओके, सो 1/P equals to A by lambda naught raised to the power 4 and NP it will become, because ये डिवाइड में आ गया है तो ये ऊपर हो जाएगा 3/4 raised to the power 4 lambda naught power 4 divided by A। ओके, सो A से A कैंसिल, lambda naught raised to the power से lambda naught raised to the power कैंसिल, P से P कैंसिल। सो 1/N इक्वल हो गया 3/4 raised to the power 4, या फिर इसको रिवर्स कर दे तो N की वैल्यू आ गई 4/3 raised to the power 4। सो करेक्ट आंसर कौन सा है? A ऑप्शन नहीं है, B ऑप्शन नहीं है, C नहीं है। करेक्ट आंसर है D ऑप्शन, 256 डिवाइडेड बाय 81। सो D इज द करेक्ट ऑप्शन एंड क्लियर हो गया बिकॉज हमें पावर का लैम्डा के साथ रिलेशन पता था। वैसे इसको वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से भी करा जा सकता था कि लैम्डा टी एक कांस्टेंट होता है एंड पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R² T रेज टू द पावर 4। तो यहाँ पर R को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते एंड T की जगह कांस्टेंट अपॉन लैम्डा रख देते तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाता लैम्डा की पावर 4 के। ओके, तो ये हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ से।
ओके, एंड तीनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, हमने इसमें थर्ड वाला फॉर्मूला यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, two rods A and B of different materials are welded together as shown in figure. दो rods हैं, ठीक है, जिनकी आप देख रहे हो कि लेंथ सेम है बट मटेरियल डिफरेंट है, उन दोनों को वेल्ड कर दिया गया है इस तरीके से जैसे डायग्राम में दिखा रखा है। K1 थर्मल कंडक्टिविटी है ए रॉड की एंड K2 थर्मल कंडक्टिविटी है बी रॉड की। हमें फाइंड आउट करना है कि इस पूरे की पूरे रॉड की फिर थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी। ओके, हमारे पास दो रॉड है, उसको वेल्ड कर दिया गया है, दोनों की डिफरेंट थर्मल कंडक्टिविटी है बिकॉज वो दो डिफरेंट मटेरियल से मिलके बने हैं। तो हमें थर्मल कंडक्टिविटी इस पूरे सिस्टम की बतानी है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करा जाएगा? इसको कैलकुलेट किया जाएगा हीट के फॉर्मूले से। ये दोनों को क्योंकि जोड़ दिया गया है तो हीट किसकी इक्वल हो जाएगी? हीट इक्वल हो जाएगा एच ए प्लस एच बी एंड इनका क्रॉस सेक्शन एरिया हम सेम मान लेते हैं, ये ए है, ये ए है एंड ये टोटल 2a हो जाएगा। टेम्परेचर डिफरेंस T1 से T2 है, तो एच ए किसके इक्वल हो जाएगा? ए एच का मतलब पूरे सिस्टम का, सो एच ए विल बी इक्वल टू के इक्विवेलेंट इंटू एरिया इंटू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L, और यहाँ पर एरिया एक्चुअली में 2a है तो 2a। एच ए किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स? वो इक्वल हो जाएगा K1 A T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L प्लस K2 A T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L। जो भी चीजें अब कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल आउट कर दो एंड K1 K2 के बीच में रिलेशनशिप कैलकुलेट कर लो। ओके, तो इसमें हमें सिंपली ध्यान रखना था कि इस तरीके से अगर वेल्ड किया जा रहा है जिसमें एरिया डबल हो रहा है, डिस्टेंस सेम हो रहा है, तो इसको कहते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई करना था। इसको बस आप लोगों को सिंप्लीफाई करना है एंड इनमें से ऑप्शन मैच करना है। तो आप देख सकते हो कि T1 माइनस T2 सब जगह से कॉमन है, लेंथ L कॉमन है, एरिया A कॉमन है, तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं एंड कॉमन लेने के बाद दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 2k विल बी इक्वल टू K1 प्लस K2 which implies K is equal to K1 plus K2 divided by 2। ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, सो D is the correct option। क्लियर स्टूडेंट्स? कि ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था, 2017 नीट के पेपर में ये आया था और ये क्वेश्चन हमने इजीली सॉल्व कर लिया। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। सॉल्यूशन देख लेते हैं। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सॉल्यूशन यही कि कॉम्बिनेशन बन गया, तो H के फॉर्मूले पे हमने क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया सब चीज को एंड K इक्विवेलेंट K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? अ स्पेरिकल ब्लैक बॉडी विथ अ रेडियस, एक स्पेरिकल ब्लैक बॉडी है जिसका रेडियस आपको दे दिया गया है, रेडिएट 450 वॉट पावर, पावर दे दी गई है एंड टेम्परेचर भी दे दिया गया है। ओके, हमें पावर दे दी गई है 450 वॉट, टेम्परेचर दे दिया गया है 500 केल्विन एंड रेडियस दे दिया गया है 12 सेंटीमीटर। इफ द रेडियस वर हाफ्ड, अगर रेडियस आधा हो जाता है मतलब 6 सेंटीमीटर हो जाता है
एंड द टेम्परेचर डबल्स, टेम्परेचर डबल हो जा रहा है, मतलब 1000 केल्विन हो जा रहा है, द पावर रेडिएटेड इन व्हाट वुड बी, हमें न्यू पावर पूछा गया है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। ओके, सब कुछ जो गिवन है वो हमने लिख दिया है। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है और इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच होगा ये हमें देखना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज्ड होगा जो पावर, रेडियस एंड टेम्परेचर को रिलेट करता है? सो फॉर्मूला यूज्ड, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर स्क्वायर टी रेज टू द पावर 4। इस फॉर्मूले को हमें यूज करना है। ओके, सो यूज करते हैं इसको। पहली वाली के टर्म्स लिख देते हैं हम। 450 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम इक्वल और एक ए कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, आर स्क्वायर, यूनिट्स चेंज नहीं कर रहे हैं हम। सो 12 स्क्वायर, टेम्परेचर इज 500 केल्विन पावर 4 एंड पी डैश हमें फाइंड आउट करना है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए इंटू रेडियस हो गया 6 स्क्वायर एंड टेम्परेचर हो गया 1000 पावर 4। अब सिंपली इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 450 डिवाइडेड बाय पी डैश, ए से ए कैंसिल हो गया। ओके, इनको एक साथ ले लेते हैं। सो 12 डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर, 500 डिवाइडेड बाय 1000 रेज टू द पावर 4। 6 2 are 12, so 2 square, 0 0 cancel and 5 2 are 10 square divided by 2 raised to the power 4। अब ये भी कैंसिल होके 1/2 स्क्वायर हो गया। सो हमारे पास आया 450 डिवाइडेड बाय पी डैश इक्वल्स टू 1/4। सिंप्लीफाई कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 4 इंटू 450 इज इक्वल टू पी डैश। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 4 इंटू 450 तो नहीं होगा, 1000 से बड़ा ही होगा, 225 भी नहीं होगा। सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, 1800। ओके, सो ये क्वेश्चन क्लियर है। आपको एक स्पेरिकल ब्लैक बॉडी दे दी गई थी जिसका आपको रेडियस दे दिया, पावर दे दिया एंड उसका टेम्परेचर दे दिया। फिर हमसे कहा गया क्वेश्चन में कि चलो रेडियस को आधा कर देते हैं, तो हमने रेडियस हाफ कर दिया। टेम्परेचर को डबल कर देते हैं, तो हमने टेम्परेचर डबल कर दिया। एंड हमसे कहा कि पावर रेडिएटेड बताओ, अब क्या पावर रेडिएट होगा। तो हमने सिंपली फॉर्मूला यूज लिखा, सारी टर्म्स फाइंड आउट करी। प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हमने अपनी तरफ से ही एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया, बिकॉज हमें पता था कि इन द एंड वो कांस्टेंट कैंसिल आउट ही होगा एंड ये सारी की सारी वैल्यूज हमने उसमें डाल दी। ओके स्टूडेंट, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ओके, इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, 1800 वॉट। ठीक है, यूनिट इसकी वॉट होगी। सो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सी इज द करेक्ट आंसर एंड सब कुछ हमने देख लिया कैसे इसको सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऑन द ब्लैक बॉडी, और काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। A black body is at temperature of 5760 Kelvin. The energy of the radiation emitted by the body at wavelength 250 nanometer is U1. ठीक है, उसकी टेम्परेचर दे दिया, एक ब्लैक बॉडी है जिसका हमें टेम्परेचर दे दिया है 5760 केल्विन। ठीक है, जिसकी वेवलेंथ 250 नैनोमीटर पे एनर्जी U1 है। ठीक है, जब वेवलेंथ 500 नैनोमीटर हो गया तब एनर्जी U2 है, एंड जब वेवलेंथ 1000 नैनोमीटर हो गया, ये वेवलेंथ डिफरेंट है तो इसको डिफरेंट कर लेते हैं,
तब एनर्जी U3 है। वीन्स कांस्टेंट हमें दे रखा है, बी की हमें वैल्यू दे रखी है 2.88 इंटू 10⁻⁶। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अब इनमें से कौन सी चीज करेक्ट होगी? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ पता होना चाहिए, हमें उसका ग्राफ पता होना चाहिए, एंड फिर हम चेक करेंगे कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आपको पता होगा कि वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ का जो कर्व होता है, ओके, वो कुछ ऐसे शेप का होता है। ओके, यहाँ पर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं एंड यहाँ पर एनर्जी होता है। कुछ इस शेप का ग्राफ होता है जहां पर ये पीक पॉइंट होता है, जहां पर एनर्जी हमें मिलेगी। हमने कोऑर्डिनेट्स उल्टे लिख दिए हैं, इधर की साइड टेम्परेचर, इधर एनर्जी होता है। टेम्परेचर कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो बट एनर्जी एक पॉइंट पे मैक्सिमम होती है, फिर लोवेस्ट पे आ जाती है। अब वो कौन सा पॉइंट है जहां पर एनर्जी मैक्सिमम होगी, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इंटू टी इक्वल्स टू बी। ओके, तो कौन हमें टेम्परेचर दे दिया गया है विच इज 5760 और हमें बी की वैल्यू दे दी गई है 2.88 इंटू 10⁻⁶। ओके, ऑलमोस्ट ट्वाइस ही लग रहा है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। 288 डिवाइडेड बाय 5760, ऑलमोस्ट जैसे मैं कह रही हूँ ट्वाइस लग रहा है, इतने का ट्वाइस ये है और इतना अराउंड 500 नैनोमीटर। तो यहाँ पर इस वाली जगह पर जो एनर्जी है वो मैक्सिमम है विच इज U2। ओके, तो हमें ये तो क्लियर हो चुका है कि U2 वाली जो एनर्जी है लैम्डा 500 नैनोमीटर पे जो एनर्जी है वो मैक्सिमम है। तो बाकी जो भी एनर्जीज होंगी वो डिक्रीज हो रही होंगी, नीचे की साइड आएगी। ओके, तो U2 ग्रेटेस्ट है, सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया है U1 एंड U3 से। U1 U3 के बारे में अगर हमें पता भी ना हो तो कोई परेशानी नहीं है। तो ये कह रहे हैं क्या U1 0 होगा? ऐसा कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं लग रहा। U3 क्या 0 होगा? ऐसा कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं लग रहा। U1 ग्रेटर है U2 से, ये भी गलत है। सो U2 ग्रेटर है U1, ये हम कह चुके हैं कि U2 सबसे ग्रेटेस्ट है, उसके बाद एनर्जी कम होती जा रही है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, कैसे इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया? हमें टेम्परेचर दे दिया गया है ब्लैक बॉडी का एंड डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ में डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी दे दी गई थी एंड वीन्स कांस्टेंट की हमें वैल्यू दे दी गई है। तो हमसे पूछा गया था कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो हमने सारी कैलकुलेशन करी और हमें पता चला कि 500 नैनोमीटर पे जो एनर्जी है वो पीक एनर्जी होगी, हाईएस्ट एनर्जी होगी। ठीक है, उसके बाद डिक्रीज करेगी, उससे कम पे भी नीचे की साइड ही होगी, वहां पर मैक्सिमम होगी। तो कौन सी, अब इनमें से रिलेशनशिप हमें देखना था, तो हम नहीं जानते कि U1 एंड U3 के बीच में क्या रिलेशन है, बट हमें ये पता चल गया था कि U2 ग्रेटेस्ट है। ओके, तो हमने देखा कि U1 0 नहीं हो सकता क्योंकि E hc बाय लैम्डा होता है, लैम्डा कुछ ना कुछ है, hc एक कांस्टेंट है, तो U1 भी 0 नहीं हो सकता, U3 भी 0 नहीं हो सकता एंड U1 ग्रेटेस्ट नहीं हो सकता बिकॉज ग्रेटेस्ट एनर्जी क्या है? U2 है, तो U2 ग्रेटेस्ट एनर्जी, D is the correct option. Okay, D is the correct option and उसके लिए अगेन हमने वो ग्राफ देखा। सबसे पहले तो लैम्डा मैक्सिमम फाइंड आउट किया हमने, लैम्डा मैक्सिमम पे जो एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी, तो मैक्सिमम एनर्जी हमने फाइंड आउट कर लिया एंड चेक किया कि ओके U2 तो ग्रेटेस्ट एनर्जी है, U1 से भी बड़ी है एंड U3 से ही बड़ी है। हमें नहीं पता कि U1 एंड U2 में कौन सा बड़ा है, वेल वो हम चेक कर सकते हैं, बट
U2 ग्रेटेस्ट है, ये हमें पता चल गया। एंड ऑप्शन वैसे ही दे रखे थे, तो U2 इज ग्रेटर देन U1, ये हमको पता चल गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड काइनेमेटिक्स को एक साथ रिलेट कर रहा है। तो क्वेश्चन ये है, अ पीस ऑफ आइस फॉल फ्रॉम अ हाइट h सो दैट इट मेल्ट्स कंप्लीटली। ठीक है, किसी हाइट h पे ग्राउंड से, ये हमारा ग्राउंड है, एंड यहाँ पर कोई हमारे आइस क्यूब रखा गया है। ओके, ये हमारा आइस क्यूब है, ये h हाइट है, उस पे आइस क्यूब रखा गया है। एंड क्वेश्चन में बताया गया है कि h हाइट से अगर आइस क्यूब को गिराया जाए तो वो कंप्लीटली मेल्ट हो जाता है। ओनली 1/4 ऑफ हीट प्रोड्यूस इज एब्सॉर्ब्ड बाय द आइस। 1/4, 1/4 ऑफ द हीट जो प्रोड्यूस हो रही है वो आइस एब्सॉर्ब कर लेता है, एंड ऑल एनर्जी ऑफ आइस गेट कन्वर्टेड इनटू हीट ड्यूरिंग इट्स फॉल। और सारी की सारी जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट में जब गिर रहा होता है। तो हमें क्या करनी है, h की वैल्यू बतानी है। लेटेंट हीट आइस का दे दिया गया है एंड g की वैल्यू हमें दे दी गई है। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? काइनेमेटिक्स हमें यूज करना होगा। मतलब हम एक चीज जानते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअली में एनर्जी का ही कन्वर्जन हो रहा है। ओके, तो एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है। तो कैसे कन्वर्जन हो रहा है, क्या इक्वेशन आप लिखोगे? और यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी दे रखा है, ओनली 1/4 ऑफ द हीट प्रोड्यूस इज एब्सॉर्ब्ड बाय द आइस। 1/4 जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो आइस एब्सॉर्ब कर ले रहा है, और बाकी सारी की सारी एनर्जी कन्वर्ट हो जा रही है। किसके लिए? कन्वर्ट इनटू हीट ड्यूरिंग फॉल, बाकी सब हीट में कन्वर्ट हो जा रही है। सो 1/4 ऑफ हीट mgh के बराबर हो जाएगा। Q की वैल्यू क्या होती है? ml होता है, एंड मास कितना दे रखा है? पर केजी हमें लेटेंट हीट दे दी है। वैसे मास की जरूरत भी नहीं है। ओके, मास कैंसिल आउट हो जा रहा है, मास कैंसिल आउट हो जाएगा बोथ साइड से। तो Q की वैल्यू ये डालोगे और mgh से कंपेयर कर लोगे, एंड क्या हो जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी। Q की वैल्यू ml/4 इज इक्वल टू mgh। m से m कैंसिल, l दे रखा है, g दे रखा है, हाइट कैलकुलेट हो जाएगी। ओके, सो करेक्ट आंसर इसका क्या आना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं हम। कैलकुलेशन ही करनी है, सिंपल क्वेश्चन है। 136 किलोमीटर, एंड यही इक्वेशन कंपेयर किया है। mgh डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू ml। ओके, इसके नीचे 4 आना था क्योंकि 1/4 ऑफ वो एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है। हमने 4 गलत जगह लिख दिया था, एंड यहाँ से हमें h कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था। ये दो चीजों को कंपेयर कर रहा था, एक हीट को और कैसे कैसे आइस फॉल हो रही है उसके एनर्जी कन्वर्जन को। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, एंड ये काफी अच्छा क्वेश्चन आया है थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से। ओके, तो इसमें आपको थोड़ा सा यूज करना था एनर्जी का कंजर्वेशन। अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
लास्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन अ लार्ज रूम हैविंग temperature of 25 degrees Celsius. Take 12 minutes to cool from 80 degrees Celsius to 70 degrees Celsius. The time taken to cool the same object from 70 degrees Celsius to 60 degrees Celsius would nearly। एक ऑब्जेक्ट है जिसको एक बड़े से रूम में रख दिया गया है, जिसका टेम्परेचर हमें 25 डिग्री सेल्सियस दे दिया गया है, और क्या होता है 12 मिनट का समय लगता है उसको 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट होने के लिए। तो कितना टाइम उसको लग रहा होगा 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट होने के लिए। और नीट उड़ीसा 2019 का क्वेश्चन है ये, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके लिए आपको हीट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो इसको देखते हैं, इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं कि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू थर्मल कोफिशिएंट एवरेज टेम्परेचर माइनस टी नॉट। तो चेंज इन टेम्परेचर हमें दे रखा है, सब कुछ हमें दे रखा है। सबसे पहली इक्वेशन से तो हम क्या करेंगे, के की वैल्यू निकाल देंगे, एंड दूसरी इक्वेशन से टाइम निकाल सकते हैं, या फिर दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके वैल्यूज डाल के हम क्या कर सकते हैं, ये जो दो इक्वेशन लिखी है दो डिफरेंट टेम्परेचर के लिए, सबसे पहले टेम्परेचर क्या था 80 से 70 डिग्री, एंड दूसरा टेम्परेचर क्या था 70 से 60 डिग्री। तो 80 से 70 के लिए T1 T2 की वैल्यू चूज करके फॉर्मूले में डाल देते हैं, एंड दूसरे कंडीशन के लिए 70 से 60 वाली वैल्यू को फॉर्मूले में डाल देते हैं। पहले बार के लिए 12 मिनट का समय लग रहा था, दूसरे वाले के लिए टाइम हमें कैलकुलेट करना था। तो सिंपली दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके इन दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड करोगे तो टी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ओके, यहाँ पर बस आपको फॉर्मूला ये पता होना चाहिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, फिर आप इसमें वैल्यू डाल सकते हैं एंड फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? सो ये क्वेश्चन हमें क्लियर होता है। तो आज की क्लास में हमने थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के नीट के क्वेश्चंस ट्राई किए। आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे, एंड नेक्स्ट क्लास में हम न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के आगे के भी क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।